Hello and welcome you all. So in this video we will learn about the major events which happened after 1960. So we all very well know we got independence at 15th August 1947. Also we accepted our first full-fledged constitution named Indian Constitution in the 26th January 1950, and India became a sovereign democratic nation. ओके, तो सोवेरियन डेमोक्रेटिक नेशन का मीनिंग क्या होता है? सोवेरियन मीन्स सार्वभौम, डेमोक्रेटिक लोकशाही, नेशन मतलब राष्ट्र। तो हम क्या बन गए? सार्वभौम लोकशाही राष्ट्र बन गए, मतलब बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल था। उसके बाद हमें हमारी जो इनिशियल पीरियड था इंडिपेंडेंस के मिलने के बाद, इंडिया में बहुत सारे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और सोशल डेवलपमेंट्स के बहुत सारे इश्यूज थे। हमें एक प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश करनी थी, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में जो भी नॉर्म्स है, रूल्स है वो फॉलो करने थे, वो फिर एक बार बनाने थे, उसमें डेवलपमेंट करनी थी, उसके थ्रू हमारे नेशन की इकोनॉमी को स्ट्रेंथ मिलाना था। और सबसे मेजर पॉइंट जो है वो हमारी पॉवर्टी का था। जो पॉवर्टी थी हमारी, मतलब जिसे हम गरीबी कहते हैं, तो उस गरीबी को हमें देश से निकालना था, क्योंकि वी ऑल नो कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमें एक्सप्लोलिएट किया था, हमारा एक्सटॉर्शन किया था, तो हमें गरीबी के खाई में उन्होंने ढकेल दिया था। तो इसी गरीबी के खाई से हमें बाहर निकल कर आकर इकोनॉमिकली भी हमें इंडिपेंडेंट होना था। तो इस पूरे प्रोसेस में जो हमारे सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी है, उसमें जो मेजर इवेंट्स जो हुए वो कैसे था, उसका क्रोनोलॉजी क्या था, उसके बारे में हम इस चैप्टर में फर्स्ट फोर पार्ट्स और पॉइंट्स हम कह सकते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे। During the initial period of the independence, the India needed to solve the different issue of economic, political, and social development. The establishment of the Planning Commission and emphasis on industrialization was the mean to achieve economic development and to eliminate poverty in India. यहाँ तक तो हमने अभी डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सक्सेसफुल कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन एंड फेथ इन डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन मेड इट पॉसिबल फॉर अस टू अचीव द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो इस पॉइंट का मीनिंग क्या होता है कि हमें एक सक्सेसफुल क्या करना था, इलेक्शन कंडक्ट करने थे। सक्सेसफुल इलेक्शंस हमें कंडक्ट करने थे। क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस मिलने के बाद एक सरकार बननी चाहिए, ठीक है, और सरकार ही देश चलाती है। तो हम एक डेमोक्रेटिक नेशन थे, इसलिए हमें एक सरकार चाहिए थी। तो उसके लिए हमें एक फेयर इलेक्शन की ज़रूरत थी, कि जो इलेक्शन में कोई बायस नहीं होना चाहिए, किसी एक मेजर पार्टी को ही वोट नहीं जाना चाहिए, उसमें कोई करप्शन नहीं होना चाहिए वोटिंग में भी, ठीक है। तो इस सब चीज़ों का वहाँ पर हमें बहुत सारा इशू था जो हमें फेस करना था। आगे अगर हम देखेंगे कि एट द सेम टाइम सेवरल social reforms including policies and programs for the weaker section of the society were sought to be implemented। तो ये तो एक था कि हमें इलेक्शंस भी कंडक्ट करवाने थे, हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना था, हमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करनी थी, हमें पॉवर्टी भी हमें रिड्यूस करनी थी यहाँ पर। ऑल्सो हमारे पास और एक जो चीज़ थी कि हमें जो सोशल रिफॉर्म्स लाने थे। सोशल मतलब क्या होते हैं? सामाजिक बदल, ठीक है। तो वो हमें करने थे, जो भी पॉलिसीज़ होगी, जो भी प्रोग्राम्स हमें होंगे फॉर द वीकर सेक्शन, ठीक है। किसके लिए करना था? फॉर द वीकर सेक्शन के लिए, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो सोशली बैकवर्ड है, ठीक है। इन सभी लोगों का जो वीकर सेक्शन था, उन सभी वीकर सेक्शंस को हमें आगे लाना था, ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत सारी चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन भी करना था। तो हम अभी पढ़ेंगे जो हमारे 1960 का फर्स्ट जो डीके था, ठीक है। डीके इन द सेंस व्हाट, कि 10 ईयर का स्पैन होता है,
ठीक है, 10 ईयर के स्पैन में जो जो चीज़ें हो गई थी उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो मेजर इवेंट था वो गोवा दीव दमन का था, जो फ्री हो गए थे पोर्तुगीज रूल से, एंड वो हमारे इंडियन फेडरेशन के एक बड़ा पार्ट वो होने वाले थे। ठीक है, तो गोवा दीव दमन जो पोर्तुगीज के हाथों में था, वो अभी क्या बनने वाला था कि इंडियन फेडरेशन का एक अविभाज्य घटक बनने वाला था। एक यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि आपको याद रखना है, सबसे पहले जो फॉरेनर्स थे वो इंडिया में आए थे वो भी पोर्तुगीज ही थे, और सबसे लास्ट जो इंडिया को छोड़ते हुए जा रहे थे वो भी पोर्तुगीज थे। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि गोवा दीव दमन ये तीन जो ऐसे जगह है, या फिर हम सिटीज़ या फिर हम उसे स्टेट कह सकते हैं, यूनियन टेरिटरीज है, तो वो पोर्तुगीज के पास थे, वहाँ पर पोर्तुगीज रूल था, और फिर वो इंडिया का एक अनडिवाइडेबल पार्ट बनने जा रहे थे। तो ये पीरियड कौन सा था, 1960s का था। आगे हम देखेंगे द टेंशन बिटवीन द इंडिया एंड चाइना ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर विच हैड बीन राइजिंग सिंस 1950। ठीक है, तो इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर वाला इशू था वो 1950 से ही हमें फेस करना पड़ रहा था, लेकिन कल्मिनेटेड इन द वॉर ऑफ 1962 बिटवीन टू कंट्रीज। तो 1962 में इंडिया और चाइना का वॉर हुआ, जिसमें इंडिया को हार स्वीकारनी पड़ी थी। ठीक है, जो अक्साई चीन वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपको जानबूझकर टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया है कि हमने वो वॉर जीती थी या फिर हमने वो वॉर हारी थी, क्योंकि इससे इम्पैक्ट हो जाता है। लेकिन फॉर जनरल नॉलेज में आपको बता देता हूँ कि वो वॉर इंडिया ने हार चुका था और चाइना जीत चुकी थी। दिस वॉर वॉज फॉट इन द रीजन ऑफ द मैकमोहन लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर अंडरलाइन करना कि कहाँ कौन सी जगह थी कि वहाँ पर इंडिया और चाइना का वॉर हुआ था। मैकमोहन लाइन पे वो वॉर हमने दोनों कंट्रीज के बीच में देखने मिला था। तो आफ्टर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू लेड द कंट्री। जब हमें इंडिपेंडेंट मिला था तो वी ऑल नो कि आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ही वॉज द आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब तो मैच द फॉलोइंग में ये पूछा जा सकता है कि वहाँ पर आपको क्वेश्चन किया जाएगा हु वॉज द आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। तो आपको क्लिक होना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो थे आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन पॉलिसी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज सिग्निफिकेंट। तो आपको और एक चीज़ यहाँ पर नोट डाउन करनी है कि जो कंट्रीब्यूशन था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा था। आगे हम देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू पास्ट अवे इन 1964। तो 1964 में ही जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उनके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बने उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री सक्सीडेड हिम एंड बिकम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो लाल बहादुर जी जो थे वो हमारे सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ड्यूरिंग हिज टेन्यूर इंडिया एंड द पाकिस्तान वेंट टू वॉर ओवर द कश्मीर इशू इन 1965। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 1962 में हमने चाइना के साथ वॉर किया, उसी के बाद 3 ही साल में हमें पाकिस्तान के साथ फिर एक बार एक नया वॉर हमें झेलना पड़ा था। तो वो वॉर के समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री थे। द सोवियत यूनियन ट्राई टू मेडिएट बिटवीन द टू कंट्री। तो सोवियत यूनियन थे जिन्होंने इस इशू के बीच में हस्तक्षेप किया और उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर था वो सॉल्व करने के लिए ट्राई किया था। लाल बहादुर शास्त्री गेव अ स्लोगन जय जवान जय किसान विच
ही हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सोल्जर एंड द इंडियन फार्मर। तो उन्होंने कौन सा स्लोगन दिया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने? जय जवान जय किसान। तो उन्होंने उसमें क्या हाईलाइट किया था? इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सोल्जर एंड इंडियन फार्मर। तो इंडियन सोल्जर्स थे और जो इंडियन फार्मर्स थे हमारे, उनका उन्होंने यहाँ पर एक अच्छे से हमें इंट्रोडक्शन दे दिया था और हाईलाइट कर दिया था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाल बहादुर शास्त्री ब्रीथ हिज लास्ट एट टास्कन इन 1966। तो लाल बहादुर शास्त्री जी को जो लास्ट ब्रेथ उनने लिया था वो था 1966 में। उसके बाद तो ये जो ताशकंद जगह है यहाँ पर सस्पिशियस डेट हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री जी की। तो अभी तक ये कंट्रोवर्सी चल रही है कि लाल बहादुर शास्त्री जी जो थे उनका डेथ कैसे हुआ था। तो बहुत से लोग कहते हैं कि उनकी मर्डर की गई थी, उन्हें पॉइजन दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी कॉन्स्पिरेंसी है। जैसे हम सुभाष चंद्र बोस जो थे हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर, उनके बारे में भी हमने देखा था कि वो प्लेन से ही गायब हो चुके थे। और कुछ कुछ ऐसे रूमर्स भी है कि 10 साल बाद सुभाष चंद्र बोस नेपाल से फिर एक बार इंडिया में आए और उन्होंने कहा कि मैं ही सुभाष चंद्र बोस हूँ। तब उन पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। ऐसे बहुत सारी मिस्टीरियस चीज़ें थी जो हम हिस्ट्री में अक्सर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद जो प्राइम मिनिस्टर बने वो थे हमारे वन एंड ग्रेटेस्ट इंदिरा गांधी, बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया इन द 1966। तो ये फर्स्ट वुमन थी जो प्राइम मिनिस्टर बनी थी इंडिया की। ड्यूरिंग हर टेन्यूर पाकिस्तान ऑपरेसिव पॉलिसी इन द ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इन अ बिग मूवमेंट देयर। ठीक है, अभी ये ईस्ट पाकिस्तान क्या है? तो ईस्ट पाकिस्तान अभी का जो बांग्लादेश है उसे हम कहते हैं ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, तो हमने देखा था कि जब इंडिया और पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है, जब बॉर्डर डिस्प्यूट हुए थे, तब पाकिस्तान ने ये भी डिमांड की थी कि हमें ईस्टर्न साइड में इंडिया के हम एक छोटा सा लैंड चाहिए जो हम ईस्ट पाकिस्तान नाम से उसको हम रखेंगे। ठीक है, तो वही ईस्ट पाकिस्तान जो है उसे हम क्या कहते हैं? बांग्लादेश अभी के समय में कहते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे दिस मूवमेंट वॉज लीड बाय शेख मुजीबर रहमान एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये ईस्ट पाकिस्तान वाला जो कंट्रोवर्सी था वो किसने लीड किया था? शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने वो किया था, जो थी मुक्ति वाहिनी। ठीक है, दिस क्राइसिस इन द ईस्ट पाकिस्तान अफेक्टेड इंडिया एज वेल एज बिकॉज मिलियंस ऑफ द रेफ्यूजी केम टू इंडिया। तो इस वॉर में क्या हुआ था कि बांग्लादेश एक वॉर के जोन में आ गया था। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश में बहुत सारा अत्याचार किया था। मतलब आप नहीं नहीं आप सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त क्या हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पर के जो लोग थे बांग्लादेश में रहने वाले, जिसे हम बांग्लादेशी कह सकते हैं, वो माइग्रेट करके इंडिया में आ चुके थे। तो ये एक हमारा बिग चैलेंज था उस ज़माने में, और इंडिया ने बांग्लादेश की उस समय मदद की थी। ठीक है, तो उस ऑपरेशन का नाम था मुक्ति वाहिनी था। ठीक है, मुक्ति वाहिनी, हिंदी में हमें वाहिनी प्रोवाइड ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। ये हो गया था हमें 1960s का। ठीक है, अभी हम 1970, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सब चीज़ें जो मेजर इवेंट्स थे ना उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 1 2 3 4 करके आपको लिखना है। फिर हम अभी 1970 के बारे में पढ़ेंगे। द 1971 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लीड टू द क्रिएशन ऑफ द इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश। समझ में आ रहा है कि 1970 में जो वॉर हुआ था उसके बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ था। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान में जो वॉर हुआ था, मैंने अभी अभी कहा थी, इंडिया ने उस वक्त बांग्लादेश जो ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था वहाँ पर जाके इंडिया ने मदद की थी, और उसके बाद हमने वो रीजन था वो पाकिस्तान से मुक्त किया था, उसे भी इंडिपेंडेंट दिया ले। तो वहाँ पर जो नया देश उभर के आया उसका नाम था बांग्लादेश। एज अ पार्ट ऑफ अ इंडियन पॉलिसी टू यूज एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस, इंडिया सक्सेसफुली कैरिड आउट एन अंडरग्राउंड टेस्ट ऑफ एन एटॉमिक डिवाइस। ठीक है, तो एक
पीसफुल एग्रीमेंट होता है हर नेशन के बीच में, ठीक है, कि जिसमें कहा जाता है कि हम जो एटॉमिक एनर्जी है या फिर एटॉमिक बॉम्ब है जिसे हम एटम बॉम्ब कहते हैं, उसका यूज़ हम नहीं करेंगे। ठीक है, हमने देखा है हिरोशिमा और नागासाकी में जब अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था तो कुछ ही सेकंडों में पूरा दोनों के दोनों शहर बेचिराख हो गए। तो इसी के साथ इंडिया भी जो था वो पीसफुल एग्रीमेंट साइन कर चुका था और हमें अंडरग्राउंड टेस्ट जो था एटॉमिक बॉम्ब के लिए वो हमने सक्सेसफुली कंडक्ट किया कर लिया था। तो वो कहाँ किया था, इसके ऊपर मेजर एक मेजर इवेंट है जो पोखरन में राजस्थान में 1974 में हमने टेस्ट किया था। इन 1975 In 1975, people of the Sikkim voted for joining the Indian Republic and Sikkim become a full-fledged state in Indian Federation। ठीक है, तो 1975 में क्या हुआ, जो सिक्किम जो एरिया था वो अभी इंडिया के अंडर आ चुका था। ठीक है, 1975 में ये एक मेजर इवेंट है। नेक्स्ट इवेंट जो हुआ था वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ड्यूरिंग दिस डिकेड द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया ग्रू अनस्टेबल। द Allahabad High Court gave the verdict on the 1974 that Indira Gandhi and the then Prime Minister had misused the government machinery during his election campaign। तो एक अलग ही एक इवेंट आ गया था जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी। जो इंदिरा गांधी जी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनके ऊपर अलाहाबाद कोर्ट ने एक वर्डिक्ट किया था। एक उन्होंने उनके ऊपर वर्डिक्ट चालू था कि उन्होंने क्या किया था, हैड मिसयूज द गवर्नमेंट मशीनरी ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। जो इलेक्शन कंडक्ट होते थे उसमें मिसयूज हुआ था, तो इसी कारणवश उनके ऊपर आरोप लगे गए थे। इट लीड टू नेशन वाइड स्ट्राइक एंड प्रोटेस्ट। तो इसके वजह से क्या हुआ, पूरे देश भर में स्ट्राइक्स होने लगे, प्रोटेस्ट होने लगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड द सिचुएशन बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्यू टू द मूवमेंट लेड बाय द जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण एक पॉलिटिकल लीडर थे, ठीक है, उन्होंने एक कैंपेन चलाया था, पूरा देश भर स्ट्राइक किए, पूरे देश भर प्रोटेस्ट किया, और जो सिचुएशन थी, जो स्टेबिलिटी वाली सिचुएशन थी इंडिया की, वो फिर एक बार यहाँ पर अनस्टेबल हो चुकी थी। The situation of a law and order in the country worsened and the government declared a state of national emergency on the basis of constitutional provision relating to emergency। तो 1974 में क्या और 1975 में क्या हुआ था, इमरजेंसी लागू की गई थी। ठीक है, जो इंस्टेबिलिटी हमारे नेशन में पूरे, तो वहाँ पर क्या हुआ, नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी थी। ठीक है, इमरजेंसी का पीरियड क्या होता है, जो पूरी जो सत्ता होती है, जो पूरा सरकार चलाया जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में चला जाता है। जो भी रूल, जो भी रेगुलेशंस होंगे वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर ही होंगे। और ये छोटी प्रोसेस नहीं है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं राज्यसभा लोकसभा के, उनसे ये, और जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनसे लिखित स्वरूप में ये एक्सेप्टेंस किया जाता है कि हम इमरजेंसी लागू कर रहे हैं। ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी कि एक मिसयूज हुआ था यहाँ पर भी इंदिरा गांधी जी से। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टर्बुलेंट पीरियड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन सिटीजन वर सस्पेंडेड। जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशंस ने, उसका यहाँ पर हमें यूज़ करने नहीं मिल रहा था। ड्यू टू द इमरजेंसी द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बिकम डिसिप्लिन्ड बट द ह्यूमन राइट वर रिस्ट्रिक्टेड। जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, ठीक है, हम कहते हैं ना, जिलाधिकारी होते हैं, कलेक्टर्स होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, उनके बारे में एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर ये हुई थी कि वो डिसिप्लिन्ड बन गए थे, बट द ह्यूमन राइट्स वर रिस्ट्रिक्टेड। जो ह्यूमन राइट्स थे, ठीक है, मानव अधिकार, वो यहाँ पर कम किए गए थे। द पीरियड ऑफ द नेशनल इमरजेंसी लास्टेड इन 1975 to 1977 and after the great election were conducted, general election were conducted।
तो जो नेशनल इमरजेंसी थी वो कौन कौन से पीरियड में थी, 1975 टू 1977, और उसके बाद एक जनरल इलेक्शन कंडक्ट किया गया था। तो एक इमरजेंसी क्यों हुई थी, तो जयप्रकाश नारायण जी थे, उन्होंने एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट की थी पूरे इंडिया में। जो प्रोटेस्ट था, मतलब उन्होंने नहीं, उनके विचारधारा से प्रेरित होने बहुत सारे लोगों ने स्ट्राइक किए, प्रोटेस्ट किया था। तो इंस्टेबिलिटी के वजह से इंदिरा गांधी जी ने वहाँ पर एक सरकार को बचाने के लिए इमरजेंसी घोषित की थी। हम आगे पढ़ेंगे। ऑन द बैकड्रॉप ऑफ द इमरजेंसी मेनी अपोजिशन पार्टी बिकेम टुगेदर एंड फॉर्म अ पार्टी कॉल्ड द जनता पार्टी। ठीक है, जब इमरजेंसी लागू हो गई, मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था प्राइम मिनिस्टर के हाथ में पूरा कारोबार जाएगा, तो प्राइम मिनिस्टर जो बोलेंगे वही होगा। तो यही हो गया था, और इलेक्शन कंडक्ट होने के बाद एक टेन्योर होता है 5 ईयर्स 6 ईयर्स का, उसके बाद सरकार बदलती है, री इलेक्शंस होते हैं। तो जब री इलेक्शंस हुए तभी क्या होता है, बहुत सारे अपोजिशन पार्टी थे वो साथ में आ गए, उन्होंने एक नया गठ तैयार किया जिसका नाम था जनता पार्टी। द कांग्रेस पार्टी लीड बाय द इंदिरा गांधी वॉज roundly defeated by this newly formed Janata Party. Morarji Desai became the Prime Minister, but under his leadership, the Janata Party government couldn't last long ड्यू टू द इंटरनल डिफरेंसेस। ठीक है, तो ये जो पार्टीज थे उन्होंने साथ में आ गए, जनता पार्टी जो नाम था। फिर उन्होंने कांग्रेस को असैसिनेट कर दिया, यहाँ पर कांग्रेस को गिरा कर वो खुद एक जनता पार्टी नाम के रूप में सरकार चलाने लगे, जिनके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई थे। ठीक है, लेकिन जो इंटरनल डिस्टर्बेंस था पार्टी का, उसी के वजह से ये जो पार्टी थी जो सरकार में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई थी। ठीक है, चरण सिंह सक्सीडेड हिम बट इवन हिज गवर्नमेंट वॉज अ शॉर्ट लिव वन। तो मोरारजी देसाई के बाद जो प्राइम मिनिस्टर हो गए थे उनका नाम था चरण सिंह। फिर वही चीज़ चरण सिंह के बारे में भी, जो गवर्नमेंट थी वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। इलेक्शंस वर कंडक्टेड वंस अगेन इन 1980 एंड द कांग्रेस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी कम टू द पावर अगेन। ठीक है, तो 1980 में 5 साल बाद फिर एक बार क्या हुआ कि इंदिरा गांधी जो थे वो हमारे प्रेसिडेंट हो चुके थे। ये हमने 60s का पढ़ा, 70s का पढ़ा, अभी हम 90s के बारे में पढ़ेंगे, सॉरी 80s के बारे में पढ़ेंगे। तो 1980s जो पीरियड था, ड्यूरिंग दिस डिकेड द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम फेस मेनी न्यू चैलेंजेस। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटिकल जो सिस्टम थी हमारी, उन्हें बहुत सारे न्यू चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो वो क्या क्या थे, द सिख इन पंजाब डिमांडेड इन द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ खालिस्तान। ठीक है, जो सिख थे वो पंजाब में डिमांड कर रहे थे कि हमें खालिस्तान चाहिए था। ठीक है, खालिस्तान मतलब पंजाब रीजन में एक पार्ट था, वो उनके खुद से अलग से उन्हें चाहिए था। ठीक है, एंड बेगन अ मूवमेंट विच वेंट ऑन बिकम वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो एक मूवमेंट चला, एक आंदोलन चला, उसमें वो एक वायलेंट हो गया जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे, और डिस्ट्रक्टिव भी हो गया। ठीक है, पाकिस्तान हैड लेंट इट्स सपोर्ट टू दिस मूवमेंट। तो देखो, पाकिस्तान वैसे भी हमारा दुश्मन है, और उनको यही चाहिए कि इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस हमेशा क्रिएट रहे और हम इंडिया से हमेशा वॉर के जोन में ही रहे। तो यहाँ पर जो खालिस्तान की मांग थी कि हमें अलग एक हमारा देश चाहिए, ठीक है, तो उसको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, सीधी सीधी बात है, दुश्मन के घर में अगर कुछ हो रहा है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए आग और बढ़ाने के लिए। ठीक है, लेकिन जो उनका मंसूबा था वो पूरा नहीं हो चुका। द इंडियन आर्मी वॉज सेंट इन टू गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर। जो खालिस्तानी थे ना, उन्होंने क्या किया था कि अमृतसर का गोल्डन टेम्पल था उसके ऊपर कब्जा कर लिया था, और फिर हमारी इंडियन आर्मी को वहाँ पर जाना पड़ा। द होली शिरीन ऑफ द सिख इन 1984। ये कौन से साल की चीज़ है, 1984 की। बहुत बड़ा एक इवेंट था। टू इविक्ट द टेररिस्ट हु हैड एलिजली टेकन शेल्टर देयर। ठीक है, जो एक अवैधपने उन्होंने उस अमृतसर टेम्पल पर कब्जा कर रखा था, उन्हें वो जो टेररिस्ट थे उन्हें बाहर निकालने के लिए इंडियन आर्मी को वहाँ पर जाना पड़ा। वन ऑफ द सिख बॉडीगार्ड इन इंदिरा गांधी पर्सनल सिक्योरिटी असैसिनेटेड हर।
तो इसी के वजह से क्या हुआ था, जो इंदिरा गांधी जी थे उनका जो बॉडीगार्ड था उन्होंने ही इंदिरा गांधी जी को मार डाला। ठीक है, ये पहली हत्या हो गई थी इंदिरा गांधी जी की। और एक हत्या यहाँ पर होने वाली है, आगे आप देखोगे तो। ड्यूरिंग हिज पीरियड अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम कैरिड अ मेजर मूवमेंट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, तो इसमें और एक देख सकते कि पंजाब में ये सब चल रहा था, उसी प्रकार असम में भी जो था यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, उन्होंने भी एक मूवमेंट कैरी किया। उनका भी यही कहना था कि हमें भी अलग होना है इंडिया से। असैसिनेशन इन 1984, राजीव गांधी बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। तो इंदिरा गांधी जी के बाद जो आए हमारे नए प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम था राजीव गांधी। ही ट्राई टू मेक सेवरल रिफॉर्म्स इन द फील्ड ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड दैट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी में और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट था उसमें उन्होंने मेजर रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की थी। ही टुक the lead in solving the issue of the Tamil minority in the Sri Lanka। जो तमिल माइनॉरिटीज थी श्रीलंका के, उनमें जो श्रीलंका थे ना, तो श्रीलंका में तमिल माइनॉरिटी थी। ठीक है, तो उनका जो प्रॉब्लम था तो वो सॉल्व करने के लिए राजीव गांधी जी ने एक अपना हाथ आगे किया था। ही प्रोमोटेड द आइडिया ऑफ द यूनाइटेड श्रीलंका विथ इंटरनल ऑटोनॉमी टू तमिल कम्युनिटी, बट हिज एफर्ट्स इन दिस रिगार्ड प्रूव टू बी वेन। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा था कि जो श्रीलंका था ना उसको हम यूनाइट करेंगे, और जो इंटरनल ऑटोनॉमी होगी, जो स्वायत्तता होगी, मतलब खुद से जो भी करना होगा वो तमिल कम्युनिटी के ही इशारे पर करना होगा। लेकिन ये जो एफर्ट्स थे राजीव गांधी जी के, वो वहाँ पर सक्सेसफुल होते हुए नहीं दिख रहे थे। He faced a lot of criticism in the context of corporation that took place during the defense equipment deal, especially the purchase of a long-range cannon from the foreign company called Bofors। Bofors, ठीक है, क्या नाम था उस कंपनी का? बोफोर्स था। ठीक है, तो उन्हें बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। किस कॉन्टेक्स्ट में? उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे थे। जो डिफेंस इक्विपमेंट थे, लॉन्ग रेंज कैनन्स थे, जो हम फॉरेन कंपनी से लेने वाले थे, जिसका नाम था बोफर्स, तो उन्हें बहुत सारा वहाँ पर क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा था। पॉलिटिकल करप्शन बिकम अ क्रूशियल इशू इन द जनरल इलेक्शन दैट फॉलोड एंड द कांग्रेस पार्टी वॉज डिफीटेड। तो यही जो चीज़ थी वो अपोजिट पार्टी ने खड़ी कर दी और उन्होंने कांग्रेस को यहाँ पर हरा दिया था। ये 1980s के ज़माने की हम बात कर रहे हैं। Several political parties form a coalition called a Janata Dal and विश्वनाथ प्रताप सिंह become the next prime minister of the India। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि फिर एक बार जो अपोजिट पार्टीज थे उन्होंने एक बार फिर क्या किया, जनता दल नामक एक पक्ष यहाँ पर स्थापन कर दिया, और फिर जो विश्वनाथ प्रताप थे सिंह, वो हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बन चुके थे। द पॉलिसी ऑफ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन, ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी बनाई थी। ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस थे उनके बारे में उन्होंने एक मेजर स्टेप यहाँ पर उठाया था। कंसिडर टू बी हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ही कुड नॉट कंटिन्यू एज अ प्राइम मिनिस्टर ड्यू टू इंटरनल डिफरेंसेस इन द पार्टी। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 2 बार जो पार्टी का जो पार्टी इन द सेंस जो सरकार चलाती है वो, ठीक है, उस पार्टी में इंटरनल डिफरेंस यहाँ पर सेकेंड बार, एक बार हम इंदिरा गांधी जी के बारे में भी वहाँ पर देख लेते और राजीव गांधी जी के बाद भी हमने यहाँ पर देख लिया। तो इन 1990 चंद्रशेखर बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 1990s में क्या हुआ, चंद्रशेखर जो थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए। हिज गवर्नमेंट ऑल्सो शॉर्ट लिव, तो उनकी गवर्नमेंट भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। इन 1991 ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन श्रीलंका लिबरेशन टाइगर ऑफ द तमिल इल्यूम असैसिनेटेड राजीव गांधी। ठीक है, जो LTTE यहाँ पर आप देख सकते हो, तो LTTE ने एक कैंपेन चलाया था। वहाँ के उनके टेररिस्ट ने क्या किया था कि राजीव गांधी जी को बॉम्ब से उड़ा दिया था, उनको हत्या कर दी गई थी। ठीक है, एक
क्या होता है, इलेक्शंस कंडक्ट होने से पहले हम प्रचार सभा देखते हैं कि हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो हमारे नज़दीक वाले एरिया पर आते थे, और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ी सभा होती है, उस सभा में हम जाते हैं। तो उस वक्त भी यही हुआ था राजीव गांधी जी के साथ। और राजीव गांधी जी जो थे वो लोगों से मिलने के लिए स्टेज से नीचे उतरे, और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जो एलटीटीई के जो टेररिस्ट थे एलटीटीई के जो टेररिस्ट थे वो राजीव गांधी जी को एक हार हार पहनाते हैं, और उस हार में बॉम्ब लगा हुआ था, और उसका जो कंट्रोल पॉइंट होता है वो एक दूसरे व्यक्ति के हाथ में है। तो जब ये पता चलता है कि उनको हार पहनाया गया है, तो जो जो व्यक्ति उन्हें हार पहनाती है वो राजीव गांधी जी को हक कर लेती है, और फिर एक बटन दबता है और उस पूरे तबाह हो जाता है उस पूरी जगह पर। तो ये चीज़ आप आगे जाकर हिस्ट्री में और हम देखेंगे, या फिर आप कभी सर्च करोगे, आपको आगे जाकर पढ़ाई में कभी आ जाएगा, तो ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगी। Toward the end of the decade of the 1980s, the unrest in Jammu and Kashmir had begun. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1980s का जो एंड होने वाला था, तभी क्या हुआ था, जम्मू और कश्मीर में भी वैसे प्रकार हमने देखा, पंजाब में वही सिचुएशन हुआ, फिर असम में भी वही हुआ, फिर यहाँ श्रीलंका फिलहाल इंडिया का तो पार्ट नहीं था, लेकिन वो इंटरनल मैटर था इंडिया का, तो वो हमने देखा, बांग्लादेश के बारे में देखा, और यहाँ पर हम फिर एक बार हम जम्मू और कश्मीर का यहाँ पर हमने रेफरेंस यहाँ पर आया है। द टेररिस्ट एक्टिविटी देयर फोर्स्ड द कश्मीर पंडित टू लीव द वैली। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। कश्मीर पंडित्स को जो थे उनको कश्मीर से ही निकाल दिया गया था। दिस प्रॉब्लम ग्रू सीरियस डे बाय डे एंड टुडे इट हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ टेररिज्म। तो यही जो चीज़ें थी, उसी वजह से जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है वो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा हो गए थे। तो उसकी शुरुआत कभी हुई थी, जो जम्मू और कश्मीर में टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ थी वो 1980s के जो एंड था उसमें हुई थी। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर चेंजेस आफ्टर 1991। ठीक है, द ईयर 1991 इज हेल्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज द इंडिया। तो ये सबसे मेजर डीके था, और उसमें 1991 जो ईयर था वो सबसे इम्पोर्टेंट था। ये क्यों था? द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेटेड इनटू सेवरल डिफरेंट स्मॉल कंट्रीज। ठीक है, तो सोवियत यूनियन क्या था कि ये बहुत सारे जो नेशंस थे उनका एक ग्रुप था। तो 1991 में क्या हुआ, इनका डिसइंटीग्रेशन हुआ, मतलब वो सब छोटे छोटे देशों में उनका विभाजन हो गया था। तो कोल्ड वॉर बिकम टू बी एंड। जो कोल्ड वॉर चल रहा था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद एक कोल्ड वॉर शुरू हुआ था। ठीक है, तो अमेरिका एक क्या हो गई थी, अमेरिका ने खुद की एक हेजेमनी वहाँ पर इस्टेब्लिश की थी। हेजेमनी मीन्स व्हाट, कि हम जो कहेंगे वही आपको करना है। ठीक है, इस प्रकार वो उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था अमेरिका ने, और यही जो चीज़ थी वो कोल्ड वॉर में आती है। ठीक है, मतलब जो महासत्ता हम कहते हैं ना, हमेशा महासत्ता हम न्यूज़ में देखते हैं, तो ये वर्ड था महासत्ता का, वो अमेरिका के लिए लागू होता है। तो इसी सब चीज़ों का रेफरेंस जो है वो कोल्ड वॉर से है। In India, the government under the leadership of Prime Minister P.V. Narasimha Rao initiated many changes in the Indian economy. During this period, the Ram Janmabhoomi and the Babri Mosque issue at Ayodhya came to be forefront. तो जो पीवी नरसिंह राव थे उन्होंने क्या किया, इंडियन इकोनॉमी में चेंज लाने के लिए उन्होंने इनिशिएशन लिया था। और जो राम जन्मभूमि का और बाबरी मस्जिद का जो 1991 में, आप देख सकते हैं अभी 2020 चालू है, तो आज राम जन्मभूमि का जो विवाद है वो 30 साल बाद आज यहाँ पर ख़त्म हुआ है। The election conducted between 1996 and 1999, no political party got a clear majority in the Lok Sabha. तो 1996 और 1999 में जो इलेक्शंस कंडक्ट किए गए थे उसमें क्या हुआ था, लोकसभा में किसी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी वहाँ पर हासिल नहीं हो पाई थी। दिस रिजल्टेड इन द 3 गवर्नमेंट इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ द टाइम। तो यहाँ पर क्या हुआ था, 3 अलग अलग पार्टीज़ के जो गवर्नमेंट्स थे वहाँ पर
शॉर्ट स्पैन के लिए वहाँ पर रहे थे। दोज लीड बाय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगोंडा एंड इंदर कुमार गुर्जर। तो ये 3 प्राइम मिनिस्टर हम यहाँ पर देख सकते हैं। वेयर अमॉन्ग्स देम फाइनली इन 1999 द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस came to power under the flag of भारतीय जनता पार्टी and अटल बिहारी वाजपेयी become the Indian प्राइम मिनिस्टर। तो भारतीय जनता पार्टी का जन्म कहाँ हुआ था? 1996 और 1999 के जो इलेक्शंस थे उसके बाद हुआ था। और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, जो 3 हमने अभी आइडेंटिटीज की थी, उनमें से अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ट्राई टू इस्टेब्लिश अ डायलॉग विद पाकिस्तान बट वाज नॉट सक्सेसफुल। तो अटल बिहारी जी ने क्या कहा था कि पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन नहीं है, जो हम उन्हें दुश्मन नहीं मानते, ठीक है, तो हमने उनसे डायलॉग इस्टेब्लिश किए थे। मतलब हमने उनसे बातचीत करना चालू किया था कि हम एक पीस इस्टेब्लिश करें, हम शांति रखें, लेकिन वो कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इंडिया कंडक्टेड अ नंबर ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 एंड डिक्लेयर्ड herself एज ए एटॉमिक पावर। तो हमने 1998 में बहुत सारे एटॉमिक जो न्यूक्लियर टेस्ट थे वो हमने कंडक्ट किए और हमने डिक्लेयर किया कि हम भी एक एटॉमिक नेशन है, हम एक एटॉमिक पावर है। In 1999, there was another war in India-Pakistan in the Kargil region over Kashmir issue. India defeated Pakistan in this war as well. तो पाकिस्तान में इंडिया पर भले बहुत सारे हमले किए होंगे, लेकिन इंडिया ने हमेशा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो 1999 में हम यहाँ पर देख सकते हैं कारगिल का जो रीजन था वहाँ पर हमें एक वॉर झेलना पड़ा था। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट हमें जो 4 पॉइंट्स है नेक्स्ट लेक्चर के, वो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ऑल्सो ग्लोबलाइजेशन एंड चेंज इन द सोशल फील्ड। ये 4 मेजर पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के जो डिस्कशन था हमारा, उसमें मैं एक डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के बाद एक लिंक दे दूंगा। मेरी इच्छा है कि आप सब वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। जो हमने वॉर इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वॉर फॉट किए थे, हमने जो लड़ाई की थी, तो उसी के बारे में एक वीडियो है। तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस डिस्कशन। दिस इज अक्षय धोराज साइनिंग ऑफ।